नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिपि। ठीक है, क्या होता है लिपि, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे भारत में कौन कौन सी लिपियां चलती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो लिपि क्या होता है, अगर इसको हम एक वाक्य के जरिए परिभाषित करें तो भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। अर्थात भाषा को लिखने के लिए या भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन लिपि या लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। तो ये तो है लिपि की परिभाषा। देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जैसे ध्वनियां अधिकतर समान होती हैं लेकिन उनको लिखने का तरीका या लिपि अलग होती है। जैसे मैं एक शब्द बोलूंगा कैट, क्या बोला मैंने, कैट, तो देखिए ध्वनि समान है लेकिन चिन्ह या लिपि चिन्ह या वर्ण अलग अलग हैं। देखिए ये वर्ण रोमन के हैं, ये अलग हैं, और ये वर्ण हिंदी के हैं या देवनागरी के हैं तो ये अलग हैं। ये दोनों ही अलग अलग लिपि हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों की लिपियां समान, दोनों की ध्वनियां समान है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। हाँ जी बताइए, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। जब भाषा मौखिक रूप से ही प्रयुक्त होती थी पहले और काम हमारा चल जाता था, देखिए मौखिक रूप से बात चल जाता है, तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि लिपि का आविष्कार हुआ। समझते हैं, देखिए उस समय पर लोगों के मन में विचार आया होगा कि अपने ज्ञान को, विज्ञान को या अपनी बातों को संरक्षित किया जा सके और आगे के लिए सुरक्षित किया जा सके, और आगे जाकर यही विचार लिपि के आविष्कार की मुख्य बात बनी। यानी कि लिपि का आविष्कार करने के लिए यही बात मुख्य रही कि भाषा को क्या किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। उस समय पर भाषा का दायरा केवल कितना था, आसपास ही था। भाई जो हमारी बात सुन सकता है वही हमारी बात को समझ सकता है। लेकिन लिखित भाषा में क्या होता है कि हम कुछ लिख दें और उसको आप ले जाकर कहीं पर भी दिखा दो तो वो क्या है, आपके मन के विचार पूरे विश्व में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आपकी कही हुई बात वर्तमान में तो संभव है लेकिन प्राचीन काल में यह संभव नहीं था। तो सीधी सी बात है कि यह बहुत बड़ा आविष्कार था कि भाषा को लिखित रूप प्रदान किया गया, और लिखते समय सबसे मेन जरूरत किसकी पड़ी, लिपि की पड़ी। ठीक है, तो अब बात करते हैं लिपि की उत्पत्ति की। देखिए लिपि की अगर उत्पत्ति की बात करी जाए तो लिपि की उत्पत्ति के लिए मनुष्य ने उस समय पर जो भी कुछ किया होगा, ठीक है, तो यह सोचकर नहीं किया होगा कि आगे जाकर इससे लिपि विकसित हो। ठीक है, तो उसने क्या किया होगा कि कुछ जानवरों के चित्र बनाए होंगे, कुछ देवताओं को पूजने के लिए कुछ चिन्हों को बनाया होगा, अपनी वस्तुओं पर कुछ चिन्ह बनाए होंगे जिससे समूह में रखी हुई चीजों में अपनी वस्तु को पहचाना जा सके। तो सीधी सी बात है कि मनुष्य ने पहले लिपि बन जाए ऐसा अपने मन में विचार नहीं किया होगा। तो असल में लिपि की उत्पत्ति या लिपि के विकास की 4 अवस्थाएं थी। उन अवस्थाओं को हम समझते हैं कि कैसे कैसे बनी। तो देखिए सबसे पहले मैंने अभी बात करी थी कि मनुष्य ने शुरुआत करी चित्रों को बनाने से। ठीक, यही चित्रों से ही लिपि का भी इतिहास जुड़ा है और चित्रकला का भी इतिहास जुड़ा है। अर्थात पहले मनुष्य के मन में जो देखता था वैसा ही चित्रित कर दिया करता था। जैसे आज बच्चा क्या बोलता है, देख कर आया, आप उससे पूछिए आज तुमने क्या क्या देखा, तो वो लिस्ट बना देगा, पूरी चित्र नहीं बनाएगा, लिस्ट बनाएगा कि आज उसने क्या देखा। आज उसने एक हवाई जहाज देखा, आज उसने पेड़ देखे, उसने एक आम का पेड़ देखा, उसने नदी देखी, एक क्या बोलते हैं नाव देखी। तो वो क्या है, चित्र नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, उसके स्थान पर उन शब्दों को लिख देगा। लेकिन उस समय पर क्या था कि जैसा मनुष्य देखता था वैसा पहाड़ों पर या पत्थरों पर अंकित कर दिया करता था। तो उस लिपि को बोला गया चित्रलिपि। जैसे उसने सूर्य देखा और सूर्य को वैसा का वैसा ही बना दिया, या कोई जानवर देखा और उस जानवर का चित्र बना दिया। और ऐसे प्राप्त होते भी हैं। कुछ भीमपेटिका है, यानी भीमबेटका एक गुफा है, वहां पर
क्या नाम है उसका, प्राचीन काल की कुछ इसी तरीके के चित्र भी मिले हैं जो कि पाषाण काल से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं। अब मान के चलिए उस समय के मनुष्यों के बीच में हम जाकर थोड़ा अपना दिमाग चलाते हैं कि उस समय पर एक व्यक्ति ने 2 चित्र बनाई। मान के चलिए कि एक चित्र बनाया उसने शेर का और एक चित्र बनाया उसने खरगोश का। अब अपने बच्चों को बता रहा है कि बेटा ये शेर, ये चित्र वाले को अगर ऐसा कोई चीज देखो तो चुपचाप दुपक के भाई साहब भाग लेना, ये तुम्हें खा जाएगा। और खरगोश का चित्र दिखा के क्या कहता होगा कि अगर ये दिखाई दे तो बेटा इसे मार के खा जाना। बात समझ में आ रही है? तो चित्रों के माध्यम से अपनी बात को कह पाना ही क्या कहलाया? चित्रलिपि कहलाया। चित्रलिपि की अगर देखा जाए तो इसको अंतरराष्ट्रीय लिपि भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि चित्र सभी के लिए समान होते हैं। अभी सूर्य का मैंने चित्र बना दिया तो पूरे विश्व में कहीं भी ले जाओ उसको सूर्य ही बोलेगा, कुछ और नहीं बोलेगा। ठीक, चलिए चित्रलिपि के बाद में इसका विकास हुआ तो ये प्रतीक रूप में आ गई प्रतीक लिपि। प्रतीक लिपि का मतलब क्या है? प्रतीक, यानी कि चित्र बनाना स्वाभाविक तौर पर थोड़ा कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। यहां क्या होने लगा कि इसको और सरल रूप देने के लिए चित्रों के स्थान पर उनके प्रतीकों का प्रयोग होने लगा। जैसे सूर्य का प्रतीक एक गोला बना दिया गया। यहां पर मान के चलो उसने कोई पहाड़ बनाया, ठीक, पहाड़ का प्रतीक उन्होंने ये मान लिया। ठीक, इसी तरीके से किसी और चीज का प्रतीक उन्होंने कुछ मान लिया। तो प्रतीक बात समझ में आई कि चित्रों के स्थान पर उनके प्रतीकों का प्रयोग होने लगा। यानी कि अब ये दिखाने का मतलब क्या है कि सूर्य है और ये दिखाने का मतलब पहाड़ है। यानी कि पहाड़ सूचित करने के लिए कि आगे पहाड़ है तो इस तरीके से सूचित कर दिया जाता था। तो ये चित्रों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग होने लगा। इसके बाद में आया भाव लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि। अगर इसको ध्यान से देखें तो चित्रों के माध्यम से भाव ग्रहण करने की बात हो रही है। अर्थात चित्रों के माध्यम से जब भाव ग्रहण होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। कैसे भाव ग्रहण होते हैं? जैसे आपने महात्मा गांधी के 3 बंदर देखे हैं, ठीक है, वो है तो बंदर लेकिन अर्थ क्या प्रदान करते हैं कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, ना बुरा कहो। ठीक है, आपके मोबाइल में बहुत सारे इमोजी हैं। इमोजी क्या है? वो आपको भाव प्रदान कर रहे हैं। तो चित्र और क्या प्रदान कर रहे हैं? आपको भाव। तो इसी को क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। अर्थात जब कोई चित्र अपने मूल अर्थ के साथ साथ कोई विशेष अर्थ या कोई दूसरा अर्थ भी प्रदान कर दे तो उसी को क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि। यानी कि ये जो पहाड़ था ये यहां पर पहाड़ का अर्थ प्रदान करता था, आगे जाकर ये पहाड़ के अर्थ के साथ साथ ऊंचाई का भी बोध कराने लगा। तो इसी को क्या कहा गया? भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। भावात्मक लिपि तक आपकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं, इसके बाद आती है ध्वनि लिपि। देखिए ध्वनि लिपि क्या था कि यहां वस्तु या भाव के स्थान पर ध्वनि का बोध कराया जाने लगा या वर्णों का प्रयोग होने लगा। जैसे कि मैंने बोला क तो का ही लिखा गया। ठीक है, इस ध्वनि लिपि के 2 भाग हो गए या 2 भागों में ये बटी हुई थी। एक थी अक्षरिक या अक्षरात्मक और दूसरी थी वर्णिक या वर्णात्मक लिपि। ठीक है, अक्षरात्मक लिपि का अर्थ है कि जिस लिपि में ध्वनि को या भाषा को अक्षरों के द्वारा या जिस लिपि को अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाए, वर्णों के द्वारा नहीं, उसी को क्या कहा गया? अक्षरिक लिपि कहा गया। और वर्णिक लिपि क्या थी कि जहां प्रत्येक ध्वनि के लिए एक एक वर्ण का प्रयोग या अलग अलग वर्ण का प्रयोग किया जाता था। अब इसको अक्षरिक लिपि को समझिए। अक्षरिक लिपि मतलब अक्षरों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से नहीं। जैसे मैंने लिखा कोमल, अगर यहां अक्षरों की बात करें तो अक्षर कितने हैं? 3 अक्षर हैं। ठीक, बात समझ में आई? 3 अक्षर हैं तो इसको क्या बोलेंगे? अक्षरिक लिपि। यहां वर्ण की अगर बात करी जाए तो देखिए वर्ण कितने हैं? क, ओ, म, अ, ल और अ। यहां वर्ण कितने हो गए? 2 और 2 4 और 2 6 वर्ण हैं। वर्ण कितने हैं? 6। ठीक, अंतर क्या आया कि ये अक्षरों के माध्यम से लिपि चलती है और वर्णिक लिपि क्या होती है? यहाँ वर्णों के माध्यम से, अर्थात यहाँ वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे वर्णिक लिपि है आपकी रोमन। रोमन लिपि में क्या होता है कि अगर इसी कोमल को लिखेंगे
तो क्या लिखेंगे कोमल। तो देखिए यहाँ पर स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं, यहाँ स्वर और व्यंजनों को मिलाकर अक्षर बनाया जाता है और उस अक्षर के माध्यम से यहाँ पर बात की जाती है। भारत की जितनी भी लिपियां हैं सभी अक्षरात्मक हैं। यहाँ पर आपके लिए ये प्रश्न तैयार है कि हिंदी की देवनागरी लिपि कैसी है, अक्षरात्मक है, और जो अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि रोमन है। ठीक, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करी जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये आक्षरिक और वर्णिक लिपि दोनों ही वैज्ञानिक हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इसका प्रयोग ज्यादा सरल है। सरल कैसे है कि देखो हमें लिखना है क्षेत्र, हमने आसानी से लिख दिया, लेकिन अगर वर्ण गणना की बात करी जाए तो यह समस्या आ जाएगी। ठीक है, आप आसानी से कोई इसको देख के बता नहीं सकता कि इसमें कितने वर्ण हैं। देखो अक्षर तो बता देगा कि इसमें 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, लेकिन वर्ण दिखाने की अगर बात करेगा तो देखो का है, फिर शा है, फिर ए है, फिर ता है, फिर रा है, फिर आ है, कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। लेकिन अगर यही लिखा होता KSHETRA क्षेत्र, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 3 और 3 6 और 1 7 यहाँ पर क्या है, वर्ण है। तो वर्णिक जो लिपि होती है उसकी यही विशेषता होती है, और इसीलिए रोमन लिपि जो है इसमें विश्व की लगभग 250 भाषाएं लिखी जाती हैं। यहीं पर आपका जानना जरूरी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में या पहले की वीडियो में बताया था कि इस विश्व में लगभग 3000 से ऊपर या 3000 से थोड़ी सी नीचे भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उनकी लिपियां केवल 400 ही हैं, यानी कि केवल लिखने के तरीके 400 ही हैं। जैसे अगर हम केवल देवनागरी लिपि की अगर बात कर लें तो इसी के अंतर्गत कई सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी है, मराठी है, नेपाली है, डोंगरी है, सिंधी है। ये भाषाएं क्या हैं, इसी लिपि से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं विश्व की लिपियों के बारे में तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके मतलब का नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, करने को तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं इसको ज्यादा बड़ा करूंगा नहीं। अब बात करते हैं हम भारत की लिपियों की। देखिए, भारत में प्राचीन काल में बहुत सारी लिपियां प्रचलित थीं। अगर हम बौद्धों की संस्कृत ग्रंथ की बात करें, बौद्धों के संस्कृत ग्रंथ में प्राचीन काल में 64-65 तक लिपियां मानी गई थीं। कुछ 16 लिपियां मानते हैं, कुछ 18 मानते हैं, तो बहुत सारी लिपियां थी। लेकिन मुख्य रूप से 3 लिपियों का ही बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी, और विद्वानों ने उन्हीं 3 लिपियों को मुख्य माना है। सबसे पहली जो लिपि थी वो थी आपकी क्या नाम है उसका, सैंधवकालीन या सिंधु घाटी लिपि या सैंधव लिपि। सिंधु घाटी जो थी, इसकी जो सभ्यता थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो से संबंधित है। तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करी जाए तो वहीं से सबसे पहले इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताओं की बात करी जाए तो पहली विशेषता थी कि यह भाव चित्रात्मक थी, और दूसरी विशेषता थी कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, अर्थात जैसे उर्दू फारसी लिखते हैं ना उसी तरीके से लिखी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, पढ़ा क्यों नहीं जा सका, जैसे मैं अगर मान के चलूं, आप चिन्हों को तो समझ लोगे कि ये आ है, ये बा है, ये सा है, रा है, लेकिन उसको जोड़कर क्या अर्थ निकल रहा है उसको बता पाना मुश्किल है। जैसे मैं अगर लिखूं, अब ये मैंने लिख दिया, क्या आप इसका अर्थ बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे। और ये लिपि तो आप अच्छी तरीके से जानते हो लेकिन फिर भी नहीं बता पा रहे। ऐसा ही कुछ हो रहा है सिंधु घाटी लिपि के बारे में। तो इसकी 2 विशेषता क्या थी कि भाव चित्रात्मक थी, अर्थात चित्रों के माध्यम से भाव प्रकट किए जाते थे, और दूसरी विशेषता क्या है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस लिपि से। इस लिपि के बाद में दूसरी है आपकी खरोष्टी लिपि। ठीक, खरोष्टी लिपि का प्रयोग सबसे पहले अशोक के अभिलेखों से मिलता है, जो कि पंजाब के हजारा जिले में है। हजारा जिले में, पंजाब के हजारा जिले में अशोक के जो अभिलेख हैं वहां से
इस खरोष्टी लिपि की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर इस लिपि के बारे में दो बात करी जाए तो ये सिंधु घाटी लिपि से कुछ समानता रखती है, जैसे ये भी भाव चित्रात्मक लिपि है और यह भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के जो अभिलेख या शिलालेख थे उन पर दो लिपियों का प्रयोग हुआ था, एक खरोष्टी का और दूसरी लिपि थी ब्राह्मी का। तो देख लेते हैं, हमारी तीसरी लिपि वो थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, पंजाब में, पंजाब का बस्ती जिला है, बस्ती जिले के पिपराला में। ठीक, और दूसरे इसके साक्ष्य मिले हैं अजमेर के शिलालेखों से। अभिलेख यहां लिख लीजिए, अभिलेख। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं ये साक्ष्य 500 ईसा पूर्व के हैं। 500 ईसा पूर्व में पंजाब के बस्ती जिले के पिपराला में इस ब्राह्मी लिपि के कुछ साक्ष्य मिले हैं, अजमेर के शिलालेखों मिले हैं, जो कि अशोक द्वारा लगवाए गए थे। अब इस ब्राह्मी लिपि का नाम ब्राह्मी क्यों पड़ा, इसके ऊपर भी बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। असली जो बात है वो जो लोग मानते हैं वो क्या है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी और जो कि वेदों को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। यानी कि ये लिपि क्यों बनाई गई थी, जिससे वेदों को सुरक्षित रखा जा सके। और वेद क्या थे, वेद ब्रह्मा के मुख से निकले माने जाते हैं, इसीलिए इसको लिपि को नाम भी ब्राह्मी कहा जाता है। तो ये तो था इसका नामकरण। उस समय पर यह लिपि लिखने में सरल थी, इसीलिए भारत की सभी भाषाओं ने इस लिपि को ही अपना लिया। ठीक, तो भारत की सभी लिपियों की जननी भी क्या कही जाती है, ब्राह्मी कही जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाषा लिपि को कैसे अपना लेती हैं, भाषाएं लिपियों को कैसे अपना लेती हैं। ऐसे समझिए कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कमल आ गया, ठीक, बोला मैंने क्या, कमल आ गया। देखिए भाषा मैंने बोली हिंदी, लेकिन लिपि मैंने कौन सी प्रयोग करी, रोमन लिपि। तो बात समझ में आई कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है और उस लिपि को अपनाना बहुत बढ़िया बात होती है, जो लिपि लिखने में सरल हो या वैज्ञानिक हो या व्यवस्थित हो। तो इसीलिए इस ब्राह्मी लिपि को ही तत्कालीन या उस समय पर सभी भाषाओं ने इसको अपना लिया, या इसका जो उस समय पर रूप था वो अपना लिया। इसको छोटा सा ऐसे समझिए कि ब्राह्मी लिपि में का को ऐसे लिखा जाता था। ठीक, ये था का, धीरे धीरे ये क्या बना, इस तरीके से बनता चला गया। ठीक, ये आया इस तरीके से, फिर इसका रूप ये आ गया। आज वर्तमान में हम देवनागरी में का ऐसे बनाते हैं, जो कि ब्राह्मी में उस समय पर इस तरीके से बनता था। तो ये देखिए ये ज्यादा बनाना सरल था, ये थोड़ा सा अब धीरे धीरे इसका सुधार होता चला गया और ये रूप बन गया। तो इसीलिए इस ब्राह्मी को ही लोगों ने उस समय पर अपना लिया। इसका जो विकास क्रम है वो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ब्राह्मी लिपि का जो विकास हुआ वो किस तरीके से हुआ। ठीक है, ब्राह्मी, ठीक, 200 ईसा या 200 ईस्वी के आसपास ब्राह्मी के दो रूप हो गए, एक दक्षिणी, ठीक, और एक उत्तरी शैली। पहली क्या बनी, दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली से जो निकलकर आई वो थी दक्षिण भारत की जो भाषाएं उनकी लिपियां, जैसे तमिल लिपि, ठीक, तेलुगु, मलयालम आदि लिपियां कहां से निकली, दक्षिणी शैली से निकली। उत्तरी शैली जो थी ये आगे बढ़ी और सबसे पहले इसको गुप्त साम्राज्य ने अपनाया, तब इसका नाम गुप्त शैली रख दिया गया। गुप्त शैली के बाद में ये सिद्ध मातृका नाम से जानी जाने लगी, गुप्त लिपि। इसके बाद इसको क्या नाम है उसका, टेढ़ी बोलते हैं, क्या नाम था,
अरे एक सेकंड, कुटिल, कुटिल लिपि। इसका कुटिल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा। ठीक, इसके जो वर्ण थे वो कुछ टेढ़े लेके जाते थे, इसीलिए इस लिपि को क्या कहा गया? कुटिल लिपि कहा गया। अब यहां समझिए, इस कुटिल के भी दो भाग हो गए। ठीक है, एक बनी नागरी और एक बनी शारदा। ठीक है, ये लिपि पहाड़ी क्षेत्रों में, या कहा जाए हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के आसपास बोली जाती थी, और वहां पर मां शारदे का क्षेत्र कहा जाता है, इसीलिए इस लिपि का नाम शारदा पड़ा। और शारदा लिपि से जो भाषाएं निकली या जो लिपियां निकली वो थी गुरुमुखी, जो कि आज पंजाबी भाषा के लिए प्रयुक्त होती है, और कश्मीरी लिपि, जो कि कश्मीरी भाषाओं के लिए प्रयोग होती है। इस नागरी के फिर दो रूप हुए, एक हुआ पूर्वी और एक पश्चिमी। ठीक, पूर्वी जो था उससे बनी बांग्ला भाषा की लिपियां, अर्थात बांग्ला लिपि, उड़िया लिपि और असमिया। ठीक, पश्चिमी से जो लिपि निकली, मैं देखिए ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, यानी कि पश्चिमी जो नागरी का पश्चिमी रूप था उससे जो निकली वो थी आपकी देवनागरी, कैथी, तिरहुता, गुजराती आदि लिपियां। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। माफ कीजिएगा, मैं इसका थोड़ा सा नाम भूल गया था, कुटिल। कुटिल का अर्थ क्या है? टेढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि पर। तो हमारी देवनागरी कहां से आई? देवनागरी लिपि बनी नागरी से, और नागरी लिपि कहां से आई? ब्राह्मी लिपि से आई। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है कि हमारे हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, इसको नागरी लिपि भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको नागरी लिपि भी कहते हैं। अब देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ हम बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए देवनागरी लिपि जो है, सबसे पहले जान लेते हैं इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले थे। ठीक, देवनागरी लिपि, इसके जो पुराने साक्ष्य मिले थे वो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के करीब एक गुजरात के राजा थे, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों से मिली है। शिलालेखों से प्राप्त हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले? 700 से 800 ईस्वी के करीब गुजरात के एक राजा थे जयभट्ट के शिलालेखों से इस लिपि के चिन्हों का या इस लिपि की प्राप्ति हुई है। अब बात आती है कि इसका देवनागरी नाम क्यों पड़ा। इसके ऊपर लोगों में मतभेद है, वो समझिए क्या है। पहला क्या है कि कुछ लोग गुजरात के ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। गुजरात के ब्राह्मणों को नागर कहा जाता था। ठीक है, अब जो वेद थे, सबसे पहले जब ये लिपि प्रकाश में आई तो इस लिपि यानी कि क्या कहा जाता था? नागर कहा जाता था। और सबसे पहले इस लिपि में देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया गया, तो उस देव भाषा का देव शब्द इससे जुड़ गया और इसको क्या कहा जाने लगा? देव नागरी कहा जाने लगा। नागरी क्या था? जो गुजरात राज्य के ब्राह्मण थे वो नागर थे, और उन्हीं नागर के नाम पर इसका नाम नागरी पड़ा था, और संस्कृत को देववाणी कहने की वजह से इसको देवनागरी कहा जाने लगा। दूसरा साक्ष्य क्या था कि भगवान की उपासना के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको नागर कहा जाता है। ठीक, इसी नागर शब्द से इसका नाम नागरी पड़ा, और ईश्वर की उपासना के लिए चिन्ह प्रयोग होते थे, इसलिए इसके आगे देव शब्द जुड़ गया। तीसरा इसका साक्ष्य क्या लोग देते हैं कि असल में ये लिपि आपका काशी से संबंधित है, और काशी को देवनगर कहा जाता है, और वहां पर इस लिपि का विकास हुआ है, इसीलिए इसको देवनागरी कहा जाता है। तो ये इसके क्या है? देवनागरी के तथ्य हैं। बात यहां तक आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां आपका ये टॉपिक जो है कि देवनागरी लिपि से हमारी हिंदी भाषा संबंधित है। अब देखिए, इस देवनागरी लिपि के कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं, उनको हम समझ।
इसकी और विशेषताओं और गुण और दोष तथा देवनागरी लिपि में क्या सुधार किए गए उसके ऊपर मैं एक सोच रहा हूं वीडियो अलग बनाऊं। ठीक है, क्योंकि अब ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो रहा था तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी। आपको अगले वीडियो में मिलेगा देवनागरी लिपि के गुण व दोष तथा देवनागरी लिपि के लिए किए गए सुधार। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं और आपसे मिलेंगे जल्दी ही दूसरे वीडियो को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।